तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त। तो चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 एमपी बोर्ड क्लास 10 मैथ का। चैप्टर नंबर 3 के सवालों को आज सॉल्व करेंगे, जो कि हमें बोर्ड परीक्षा 2026 के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो सवालों को सॉल्व करने के पहले हम लगातार पिछले 3 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर नजर डालते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन कितने अंक के हमको इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम 2023 को देखते हैं, ठीक है ना। 23 में पूछे गए प्रश्नों की संख्या 2 थी, जिसमें 2 अंक का एक और 4 अंक का एक क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब 6 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए थे, एक 2 नंबर में और एक 4 नंबर में। तो ऐसे ही 2024 और 2025 में भी सेम यही पैटर्न था, जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है इस चैप्टर से। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अपने 2026 में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ओके, तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं दो चरों वाली रैखिक समीकरण, तो दो चर इसमें होंगे हमारे पास x और y, दो चर होंगे, ठीक है। अब दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? जिस समीकरण की अधिकतम घात एक हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक समीकरण है 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल 0। ये एक समीकरण है। अगर इक्वल 0 नहीं है मतलब ये बहुपद है ना। अगर बराबर 0 नहीं होता, अगर केवल इतना पैटर्न होता तो हम इसे बहुपद कहते। अगर इक्वल 0 लग गया मतलब ये समीकरण हो गया। तो दो चर वाला समीकरण है ये। दो चर है इसमें x और y, तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1। अब रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। युग्म मतलब पेयर, जोड़ा, ठीक है ना। तो जोड़ा बनाने के लिए हमें एक और समीकरण की जरूरत पड़ेगी, तभी तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण का युग्म कहलाएगा ये। तो एक इक्वेशन मान लेते हैं और हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल 0। तो ये हमारे पास क्या हो गए? ये हो गए हमारे पास रैखिक समीकरण के युग्म, ठीक है ना। दो चरों में रैखिक समीकरण के युग्म, इसे हम कहते हैं। अब इसका जो मानक समीकरण होता है, मानक समीकरण अगर इसको लिखे तो हमारे पास होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, और दूसरे समीकरण के लिए होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये मानक समीकरण कहलाते हैं। यहाँ a1 की जगह पे 3 है और b1 की जगह पे 5 है और c1 की जगह पे 5 है। ऐसे यहाँ a2 की प्लेस पे 2 है, b2 की प्लेस पे 3 है और c2 की प्लेस पे 4 है। तो ऐसे हम मान निकालते हैं a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 का, ठीक है। तो अब देखो ये जो समीकरण है, तो इन समीकरणों से हमें क्या करनी पड़ती है? x और y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। x और y का हमें मान निकालना होता है इस समीकरण से। तो अगर हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म है और हमें x y का मान निकालना है, तो हमारे पास दो मेथड होते हैं इसे निकालने के। पहला मेथड होता है विलोपन विधि और दूसरी मेथड होती है हमारे पास प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, और ये दोनों विधियां हमें एग्जाम में पूछा भी जाता है। मतलब रैखिक समीकरण युग्म हमें लिखे होते हैं, दो रैखिक समीकरण का युग्म हमें लिखा होता है और हमें विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से इन समीकरणों से x और y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है। तो हमारे पास दो विधियां हैं, विलोपन और प्रतिस्थापन। इसके अलावा एक ग्राफी विधि भी होता है, जिसकी सहायता से हम x y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ग्राफी समीकरण के लिए ग्राफी विधि होती है, उसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास क्लास 9 में देखा था ना कि अगर हम ग्राफ खींचते हैं, ये हमारे पास एक चर वाला समीकरण था, दो चर वाला रैखिक समीकरण था, यहाँ पे युग्म है ना। तो एक समीकरण से हमें क्या मिलती है? एक रेखा मिलती है। रेखा कैसी भी हो सकती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब सीधी रेखा मिलेगी, कैसी भी मिल सकती है। तो और दूसरी समीकरण से हम मान लेते हैं एक रेखा ये मिली। ये दोनों रेखाएं क्या की? आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। दोनों रेखाएं आपस में
प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, ये रेखाएं आपस में क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो हमारे पास 3 कंडीशन बन सकते हैं रेखाओं के। ठीक है, 3 कंडीशन हमारे पास हो सकते हैं। तो इतनी चीज समझ आई ना। ठीक, रैखिक समीकरण युग्म है जिसे हम 2 विधियों विलोपन और प्रतिस्थापन से हल कर सकते हैं, और इनका मानक समीकरण है ये, जिसमें से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू अपन यहां से रख सकते हैं, और एक्स वाई की वैल्यू अगर निकालनी है तो 2 विधियों में से किसी एक विधि से हम एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम कि इन समय ये जो रैखिक समीकरण है हमारी, इन समीकरणों में कब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, कब समपाती होंगी और कब समांतर होंगी। तो 3 कंडीशन बनते हैं। ये 2 रेखाएं जब हम किसमें, एक्स वाई एक्सिस में, है ना, जब ग्राफ खींचते हैं इन रैखिक समीकरणों का, तो मान लेते हैं दोनों ग्राफ आपस में एक दूसरे को, क्योंकि एक ग्राफ से एक सरल रेखा मिलेगी एक समीकरण से, और दूसरी सी भी एक समीकरण एक सरल रेखा मिली, और मान लेते हैं दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर दिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों प्रतिच्छेदी होंगी। इस कंडीशन में क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, है ना। और प्रतिच्छेदी होंगी मतलब एक बिंदु पर काट रही हैं, ये केवल एक ही बिंदु पर काटेंगी ना। 2 सरल रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर काटती हैं, है ना, 2 बिंदु पर कभी नहीं काटती। ठीक है, एक ही बिंदु पर काटेंगी, 2 बिंदु पर नहीं काट सकती। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और इसमें क्या होती है, इसमें जो हल होता है ना, हल होता है मतलब जो a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट होता है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, इसमें a1 और a2 की वैल्यू b1 और b2 के बराबर नहीं होती, मतलब इसमें हल कैसा होता है, अद्वितीय हल। ये हल कैसा होता है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल क्योंकि रेखाएं क्या कर रही हैं, रेखाएं एक बिंदु पर काट रही हैं, एक बिंदु पर काट रही हैं, मतलब एक ही हल होगा, x का एक मान और y का एक मान होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा, मतलब केवल एक ही मान होगा। अगर रेखाएं समपाती हैं, समपाती मान लेते हैं ये रेखा हमारे पास L और ये रेखा है M। अब अगर रेखाएं समपाती हो गई, समपाती मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, मान लेते हैं ये रेखा L है और इसी में कहीं रेखा M है, इसी में दोनों में। ठीक है ना, ये दोनों रेखाएं ओवरलैप हो गई, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ गई। तो रेखाएं कैसी होंगी, तब रेखाएं होंगी समपाती। और जब समपाती होंगी रेखाएं, जब रेखाएं समपाती होंगी तब की कंडीशन में ये जो a1 अपॉन a2 है इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, और इक्वल होगा c1 अपॉन c2। मतलब तीनों वैल्यूज, है ना, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि रेखाएं समपाती हो गई, एक के ऊपर दूसरी रेखा हो गई। ठीक है, एक के ऊपर दूसरी रेखा हो गई, मतलब अब दोनों रेखाएं हर एक बिंदु पर आपस में मिल रही हैं, हर एक पॉइंट पर ये रेखाएं मिल रही हैं। मतलब निकाय कैसे हल होंगे, अनेक हल होंगे, है ना। कैसे हल होंगे, अनेक हल होंगे। क्यों, क्योंकि हर एक बिंदु पर मिल रही हैं, तो हल भी अनंत होंगे। ठीक है ना, इस कंडीशन में हल भी। अब तीसरी कंडीशन है कि रेखाएं समांतर होंगी। दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। एल रेखा एम के समांतर हो गई। अब जब रेखाएं समांतर हो गई, है ना, ये कैसी रेखा दिख रही है हमें, समांतर। तो जब रेखाएं समांतर हो गई तो समांतर रेखाएं आपस में कभी मिलेंगी क्या, कभी नहीं मिलेंगी। और जब कभी नहीं मिलेंगी तो जब मिलेंगी ही नहीं किसी भी बिंदु पर, तो मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, है ना। इस कंडीशन में क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होगा तो इस कंडीशन में जो a1 अपॉन a2 की वैल्यू है वो तो बराबर होगी b1 अपॉन b2 की, लेकिन b1 अपॉन b2 की वैल्यू बराबर नहीं होगी c1 अपॉन c2 की। तो मोटा मोटी हमें याद रखना है, ठीक है, कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, एक बिंदु पर काट रही हैं, तो मतलब अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा। और इस कंडीशन में a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के, केवल एक हल होगा। और जब रेखाएं समपाती हो गई, समपाती मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर, कहने का मतलब,
तो वो हर एक बिंदु पर मिलेंगी। जब हर एक बिंदु पर मिल रही है मतलब अनेक मान निकल रहे हैं, अनेक हल निकल रहे हैं, तो इसके अनेक हल होंगे। और इस कंडीशन में तीनों वैल्यूज, तीनों अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों अनुपात आपस में बराबर होंगे। और जब रेखाएं समांतर होंगी तो ये कभी आपस में मिलेंगे ही नहीं। जब मिलेंगी नहीं तो कोई हल नहीं होगा। इस कंडीशन में A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा B1/B2। अब एक चीज आता है कि हमें बताना है कि कौन कौन से संगत हैं और कौन असंगत है ना। परीक्षा में आएगा हमें लिखने के लिए कि दो समीकरण, हमें एक समीकरण युग्म दे देगा और पूछेगा कि बताइए कि निम्न में कौन संगत है और कौन असंगत है। तो संगत कौन होगा? जिनके हल होंगे, जिनके हम हल निकाल सके। मतलब जैसे अद्वितीय हल है, इसका हल हो रहा है, मतलब ये संगत है। और ये अनेक हल होंगे, मतलब इसके भी हल हो रहे हैं। तो जो हल होंगे वो चले जाएंगे संगत में। हमको बता देना है कि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत है, मतलब जब ये कंडीशन आएगी, ठीक है, जब ये कंडीशन आएगी कि A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, मतलब दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत है। और जब ये कंडीशन आएगी जब तीनों इक्वल होंगे तब दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत है। और केवल ये कंडीशन आएगी जब कोई हल नहीं होगा, मतलब दोनों वैल्यूज इक्वल होगी लेकिन तीसरी वैल्यू इक्वल नहीं होगी, तो इस कंडीशन में जो रैखिक समीकरण युग्म होगा वह असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें याद रखनी है। इसके बाद हम चलते हैं अपने सवालों की ओर। ठीक, तो इतनी चीज याद रखनी है कि अगर अद्वितीय हल है, मतलब A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, और रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी, मतलब एक बिंदु पर काट रही हैं, तो अद्वितीय हल हो रहा है। फिर रेखाएं संपाती हैं, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है। इस कंडीशन में संपाती हैं तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, मतलब अनेक हल निकल रहे हैं। अनेक हल निकल रहे हैं मतलब तीनों वैल्यूज इक्वल हैं। फिर समांतर हैं, मतलब कभी मिलेंगी नहीं तो कोई हल नहीं होगा। अब जब कोई हल नहीं होगा तो दो कंडीशन तुम्हारे पास हो गई, एक तीनों इक्वल और एक शुरू में ही इक्वल नहीं। तो तीसरी कंडीशन क्या बची? तीसरी कंडीशन ये बची, ये शुरू में इक्वल है नहीं है, ये शुरू में इक्वल है, और ये नहीं है ये है, और ये। तो तीसरी कंडीशन क्या बचती है कि ये वाला इक्वल कर दें और इसको इक्वल नॉट कर दें। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला इक्वल कर दें और इसको इक्वल नॉट कर दें तो समांतर हो जाएंगे। मतलब दो वैल्यूज इक्वल होंगी, तीसरी वाली इक्वल नहीं होगी, और ये जिसके हल निकल रहे हैं वो संगत में जाएंगे और ये असंगत में जाएंगे। ठीक है, अब चलिए अपने सवालों की ओर चलें। तो अब क्वेश्चन है हमारे पास, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि ये समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। ये चीजें हमें बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन समीकरणों को लिखते हैं। तो लिखेंगे हल दिया है ना, क्या दिया है हमें? समीकरण। तो समीकरण लिख लेते हैं पहले। क्या है? 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अनुपात निकाल लेते हैं, मतलब A1/A2, B1/B2, C1/C2 के मान निकाल लेते हैं। तो मान कैसे निकलेगा? तो समीकरण 1 की तुलना लिखेंगे ऐसे, ठीक है ना, की तुलना। मानक समीकरण कौन सा होगा इसके लिए? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 से करने पर, ठीक है ना, ऐसा लिखना है अच्छे से, अभी मार्क्स अच्छे आएंगे। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इसकी तुलना करो तो A1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? समीकरण 1 में देखो A1 की वैल्यू 5 है, और B1 की जगह पे कितना है? तो -4 है, और C1 की जगह पे कितना है? तो 8 है ना। क्योंकि सब प्लस में है इसलिए माइनस का साइन अगर यहाँ पे है तो हमको माइनस के साथ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे रखें तो A2 का मान कितना है? A2 का मान है 7 और B2 का मान है 6 और C2 का मान है -9। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना मानक समीकरण A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0 से करने पर ये वैल्यू आ जाएगी।
है ना। अब देखना है हमें, लिख लो A1 अपॉन E2, इधर लिख रही हूँ यहाँ पे B1 अपॉन B2 और यहाँ पे C1 अपॉन C2। तो सबकी वैल्यू रखो। A1 की वैल्यू कितनी है 5 बटे B2 की वैल्यू है 7 और B1 की वैल्यू है -4 बटे B2 की वैल्यू है 6 और C1 की वैल्यू है 8 बटे C2 की वैल्यू है -9। तो देखो क्या वैल्यू आपस में बराबर है। 5 बटे 7 बराबर होगा क्या -4 बटे 6 के? नहीं होगा ना, ये बराबर नहीं है। और ये -4 बटे 6 क्या बराबर हो गए इसके? ये भी नहीं है। तो पहली कंडीशन हमारी हो गई ये, है ना, A1 अपॉन E2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। तो कौन सा समीकरण लगेगा बताओ, सॉरी कौन सा कंडीशन लगेगा? जब A1 अपॉन E2 बराबर नहीं हो B1 अपॉन B2 के, तो उस कंडीशन में रेखाएं क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी होती हैं, है ना। और अद्वितीय हल होता है और संगत भी होता है। अद्वितीय हल है, संगत है, प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है। तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा संपाती हैं। अतः क्या लिखेंगे? अतः रेखाएं, अतः रेखाएं क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रतिच्छेद कर रही हैं मतलब केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखना था। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें अनुपातों की तुलना कर ज्ञात करना है कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो हमें संगत असंगत बताना है। ठीक है, तो संगत असंगत के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? अनुपातों की तुलना करेंगे। A1 A2 B1 B2 C1 C2 के अनुपातों की तुलना करेंगे कि इनका आपस में रिलेशन कैसा है, इक्वल या इक्वल नॉट का। तो सबसे पहले हम पहला वाला इक्वेशन लेते हैं। तो हमारे पास है 3x प्लस 2y इक्वल 5, है ना। अब इक्वल 5 है तो देखो मानक समीकरण जो होता है वो होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0। ये होता है ना हमारे पास मानक समीकरण, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0, मतलब इक्वल इधर 0 करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? 5 को इक्वल के इधर लाएंगे, तो ये प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 इक्वल 0 हो जाएगा। इसी तरह ये वाला, इसके साथ ये वाला इक्वेशन, इसका युग्म ये है इस समीकरण का। तो 2x माइनस का 3y और ये प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा इक्वल 0। ठीक, ये हमारे पास क्या बन गया? रैखिक समीकरण युग्म बन गए हमारे पास, समीकरण 1 और 2। तो क्या करेंगे हम यहाँ से A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकालेंगे। तो पहला समीकरण जो होता है वह A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 के रूप का होता है। तो यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी निकलेगी? A1 की वैल्यू निकलेगी 3 और B1 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी कितनी? 2 और यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी निकलेगी? तो माइनस का 5। इसी प्रकार यहाँ A2 की वैल्यू 2 आएगी, B2 की वैल्यू -3 आएगी और C2 की वैल्यू आएगी कितनी? माइनस का 7। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन अनुपातों को देखते हैं कि इन अनुपातों में आपस में कैसा रिलेशन बन रहा है। तो अनुपात देखें तो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। तो A1 की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी है? 2। B1 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू माइनस का 5 और C2 की वैल्यू माइनस का 7। तो देखो रिलेशन क्या दिख रहा है? क्या ये आपस में इक्वल है? ये इक्वल नहीं है। और जब ये इक्वल नहीं है मतलब अद्वितीय हल हो गया। अद्वितीय हल हो गया मतलब संगत हल हो गया। तो तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न समीकरणों संगत है या असंगत। तो इसके हल कैसे हैं? इन समीकरणों के युग्म संगत है ना, क्योंकि ये अद्वितीय हल है। अब जब हल हो जाएगा, अद्वितीय हल है मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। A1 अपॉन E2 इक्वल नॉट है B1 अपॉन B2 के, मतलब अद्वितीय हल है। तो हल कैसा होगा इसका? संगत हल। ये कैसा हल है? संगत हल है। सिमिलरली सेकेंड नंबर, और ये जो सेकेंड क्वेश्चन है ये 2025 के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2 मार्क्स में, है ना। इसको भी बताना है कि संगत है या असंगत। तो क्या करते हैं? सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं।
हमारे पास समीकरण है 2x माइनस का 3y और ये प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल 0, क्योंकि इस फॉर्म का बनाना इक्वल 0 की फॉर्म का, तो 8 को इधर तो लाना पड़ेगा, तो 8 इधर आएगा तो -8 की फॉर्म पे। फिर ये है 4x माइनस का 6y और ये प्लस का 9 बराबर की इधर आएगा तो माइनस का 9 इक्वल 0, समीकरण 1 और समीकरण 2। फिर वही लिख लेंगे समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से करने पर क्या निकलेगी, a की वैल्यू निकलेगी 2 और b1 की वैल्यू निकलेगी माइनस की 3 और c1 की वैल्यू आएगी माइनस का 8। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना मानक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर a2 की वैल्यू आएगी कितनी 4 और b2 के जगह पे कितना आएगा माइनस का 6 और c2 के जगह पे कितना आएगा माइनस का 9। अब फिर वही करना है, अनुपात लिख लेते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। अब a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू माइनस का 3, b2 की वैल्यू माइनस का 6, यहाँ पे c1 की वैल्यू माइनस का 8, c2 की वैल्यू माइनस का 9। एक चीज यहाँ पे दिख रहा है कि ये सेम नंबर से कट रहे हैं, 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 तो 2 ना 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, मतलब 1/2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे -8/-9 है, मतलब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 8/9। अब ये क्या, ये इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, है ना, ये इक्वल है और ये इक्वल नहीं है। तो सोचो जब अद्वितीय हल होता है तो a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होता b1 अपॉन b2 के, जब अद्वितीय हल होता है, और जब अनंत तथा अनेक हल होते हैं, मतलब रेखाएं समपाती होती हैं, उस कंडीशन में ये तीनों वैल्यूज इक्वल होती हैं। तो संगत होने के लिए दो ही चीज चाहिए, या तो तीनों वैल्यूज इक्वल हो या फिर सामने वाला मतलब a1 और a1 a2 b1 b2 बराबर इक्वल नहीं हो, तभी संगत होंगे। या तो तीनों अनुपात इक्वल है या फिर फर्स्ट वाला ही इक्वल नहीं है, तभी अद्वितीय है। अगर ये वाला इक्वल हो गया, ये वाला नहीं हुआ, मतलब निकाय का कोई हल नहीं हुआ, कोई हल नहीं हुआ मतलब समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। तो अतः समीकरण युग्म कैसा है, असंगत है। ठीक है, तो ऐसे ही एग्जाम में आएगा, अनुपातों की तुलना करके हमें समीकरण युग्मों को संगत या असंगत बताना पड़ेगा। तो यही कंडीशन है हमारे पास संगत असंगत बताने की, अनुपात निकाल करके। अगर सामने वाला इक्वल नहीं है तो अद्वितीय है, मतलब संगत है। अगर इधर वाला इक्वल नहीं है तो भी, इधर वाला इक्वल नहीं है, ये इक्वल है तो असंगत है। अगर तीनों इक्वल है, सामने वाला इक्वल नहीं है तो ही क्या होगा, संगत हल होंगे। अब है हमारे पास एक रैखिक समीकरण युग्म जिसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है इस समीकरण में, ठीक है ना। ये जो रैखिक समीकरण युग्म है, इससे हमें x और y की वैल्यू ही निकालनी है। तो अब नाम है इसका विलोपन। विलोपन मतलब, इसका मतलब समझो, विलोपन मतलब गोल, ठीक है ना। तो एक पद को हमें गोल करना है, या तो x के पद को या तो y के पद को विलोपित करना, मतलब गोल करना या गायब करना। तो विलोपन विधि मतलब गायब कर देना किसको, x या y वाले पद को जोड़ या घटा करके। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि अगर x वाले को उड़ाना है तो इसके गुणांक इक्वल होने चाहिए, मतलब इसका गुणांक 3 है तो इसका भी 3 होना चाहिए, तो नहीं है, 2 है। और यहाँ पे अगर y को उड़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे y का गुणांक 4 है, यहाँ पे y का गुणांक 2 है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो जिसको हमें उड़ाना है या तो x या तो y, तो अगर गुणांक सेम नहीं है, यहाँ पे ना x के सेम है ना तो y के सेम है, तो किसी एक को सेम करना पड़ेगा। या तो x को उड़ाना है तो x को सेम करो, y को उड़ाना है तो y को सेम करो। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे हम है y को गायब करना है, y वाले टर्म को गायब करना है। तो क्या करेंगे, तो y वाले टर्म को गायब करने के लिए हम इसमें उल्टा गुणा कराते हैं। उल्टा मतलब
मतलब कहने का ये इक्वेशन लिखी रहने दो, ठीक है ना, ये इक्वेशन लिखी रहने दो। अब इसमें क्या करते हैं, पहले इक्वेशन में 3x प्लस 4y इक्वल 10, इसमें क्या कराते हैं, समीकरण समीकरण 2 के गुणांक y का गुणांक का गुणा, मतलब इसमें 2 का गुणा कराते हैं, ठीक है। इसको गायब करने में y के टर्म को, मतलब ऊपर वाले में समीकरण में नीचे वाले y के गुणांक का गुणा, और नीचे वाली समीकरण में मतलब 2x माइनस 2y इक्वल 2 में नीचे वाले समीकरण में ऊपर वाले y के गुणांक 4 का गुणा कराएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे y का गुणांक इक्वल हो जाएगा। देखना 3 दूना 6x धन का 4 दूना 8y बराबर 10 दूना 20, और नीचे 4 दूना 8x माइनस का 4 दूना 8y बराबर 4 दूना 8। अब देखो ये इक्वल हो गए ना, 8y और 8y, ठीक है, y का गुणांक इक्वल हो गया। अगर हमने यहाँ पे x का गुणा कराया होता मतलब 3 का गुणा नीचे और 2 का गुणा ऊपर कराया होता, ऊपर वाली समीकरण 3 का नीचे 2 का ऊपर, तो x के गुणांक इक्वल हो जाते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक, अब इसके गुणांक भी इक्वल है, ये प्लस का 8y माइनस का 8y, मतलब ये जोड़ने पे ही क्या होगा, कट जाएगा, तो इसको लिख देंगे जोड़ने पर। इसको जोड़ दो तो जोड़ने पर क्या हो जाएंगे, ये कट जा रहे हैं, जोड़ने पर ही, जोड़ने पर कट जा रहे हैं, तो ये प्लस का माइनस का ये गायब हो गया, है ना। अब ये प्लस का 6x, ये प्लस का 8y, मतलब 8 6 14x, ये तो गायब है, और 20 8 28, मतलब x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 28/14, मतलब x की वैल्यू 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में रख दो तो y का मान निकल जाएगा। तो जो इक्वेशन हमें, जिस इक्वेशन में गुणांक हमें कम दिखे उसमें मान रखें हम, तो हल थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो x का मान हम किसमें रख दें, एक में बड़े बड़े गुणांक दिख रहे हैं, 2 में छोटा दिख रहा है, तो 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, मान रख दो समीकरण 2 में x का मान, तो 2 गुणा x का मान कितना है, 2x, मतलब 2 गुणा x का मान है 2, माइनस का 2y इक्वल 2, तो 2 दूना 4 माइनस 2y बराबर 2, मतलब माइनस 2y बराबर 2, और ये प्लस का 2 इधर गया, प्लस का 4 इधर गया, तो माइनस का 4, मतलब माइनस का 2y इक्वल माइनस का 2, है ना, मतलब y इक्वल -2 डिवाइड बाय -2, मतलब y इक्वल 1। इस तरह से x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली विलोपन विधि से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें 2024 में पूछा जा चुका है विलोपन विधि से हल करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना है कि x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, और यहाँ पे समीकरण 1 में लिख भी सकते हैं कि समीकरण 1 में y के गुणांक 4 का, तथा समीकरण 2 में ऊपर वाले y के गुणांक, समीकरण 1 में y के गुणांक 2 का तथा समीकरण 2 में y के गुणांक 4 का गुणा कराने पर ये पैटर्न हमको प्राप्त हुआ, प्लस माइनस से तो हमने जोड़ दिया, ठीक है। इस तरह से x और y की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली, ठीक। तो एक और क्वेश्चन लगा कर देखते हैं जो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें हमें समीकरण दिए गए हैं, इसे हमें विलोपन विधि से हल करना है, मतलब x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जैसा कि विलोपन विधि हमने सीखा कि क्या है, किसी एक पद को, या तो x वाले पद को या तो y वाले पद को गायब करना या उसका कट जाना कहलाता है विलोपन विधि। ऐसा करने के लिए क्या, सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, हमें सर्वप्रथम जिसको हटाना है x या y को, उसके गुणांक देखने चाहिए। अगर उसके गुणांक इक्वल है तब तो ठीक है, उसको जोड़ घटा के काट देंगे। अगर गुणांक इक्वल नहीं है तो सबसे पहले उनके गुणांक को इक्वल करेंगे। तो यहाँ तो देखें x का गुणांक 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ y का गुणांक 1 है, 3 है, मतलब गुणांक x और y के आपस में इक्वल नहीं है, ना तो x के ना तो y के। तो किसी एक का गुणांक हम क्या कर लेते हैं, बराबर। तो यहाँ पे देखें तो किसी एक का गुणांक बराबर कर लो, तो यहाँ प्लस का y, यहाँ माइनस का, तो अधिकतर कंडीशन में हम ऐसे ही करते हैं, 1 + 1 - का है तो उसका गुणांक बराबर करते हैं, क्योंकि
हमें जोड़ने पर ये आसानी से कट जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण एक में क्या करेंगे, 3 का गुणा कराएंगे, है ना। तो यहां लिख देते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, और क्योंकि समीकरण हमें y का गुणांक इक्वल करना है ना। तो समीकरण 1 में तो y का गुणांक 1 है, तो समीकरण 2 में हम 1 का गुणा करेंगे तो मान तो परिवर्तित रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे y का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, मतलब 1 का गुणा कराएं या ना कराएं, बात तो वही है। तो कहने का मतलब समीकरण 2 में हम 3 से गुणा करा देते हैं इस y के गुणांक, नीचे वाले समीकरण से y के गुणांक की गुणा कराते हैं समीकरण 1 में। तो क्या हो जाएगा, 3 से गुणा कराओ तो ये 3x हो जाएगा, और ये प्लस का 3y हो जाएगा, और ये 5 3 15। ऐसे ही समीकरण 2 में क्या है, y का गुणांक यहाँ पे 1, तो 1 का गुणा इधर होगा इस वाले समीकरण में, तो मान वही रहेगा, मतलब 2x माइनस का 3y इक्वल 4। अब देखो ये क्या होगा, एक प्लस माइनस कट रहा है आराम से, मतलब जोड़ने पर ही कट रहा है ये, है ना। एक प्लस का 2 एक माइनस का 2 मतलब 0, ठीक है। तो वैसे ही प्लस का 3y माइनस का 3y 0 कट गया, ये प्लस का 3x ये प्लस का 2x मतलब ये जुड़ के हो गया 5x, और ये 15 4 हो गया 19, मतलब x का मान कितना निकला 19/5। ये x की वैल्यू निकल गई। तो अब इस x के मान को ऐसे समीकरण में रखो जो समीकरण सरल दिख रहा हो, तो y का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 हमें सरल दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, मान रखो समीकरण 1 में, तो x की वैल्यू कितनी है 19/5, धन का y बराबर 5, मतलब y बराबर कितना हो जाएगा 5, और ये धन इधर गया तो ऋण का 19/5, मतलब y बराबर इसके बटा में कुछ नहीं तो एक एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से 5 का गुणा होगा 5 25, माइनस यहाँ पे 19 आ जाएगा, क्योंकि 5 का 5 से भाग, तो 1 का गुणा 19 से तो 19, तो y बराबर 19 में 25 में 19 गया तो 6/5, ये हो गया y का मान, ठीक है। अतः x की वैल्यू इतनी, y की वैल्यू ये, ठीक। तो ये था विलोपन विधि, जो 2024 और 25 की परीक्षा में 4 अंकों के प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन इससे बना था विलोपन विधि से, 2024 और 25 दोनों की परीक्षा में, ठीक है। तो इसको अच्छे से हमें तैयारी करनी है इसकी, और इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया संगत असंगत का, प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर का, वो 2 नंबर के क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन हर हाल में एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से हमें तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है इन क्वेश्चंस की, और भी 4 नंबर में आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, जिनको हम कंटिन्यू अभी लगा ही रहे हैं, ठीक है ना। इन रैखिक समीकरणों से x और y के वैल्यू निकालने की एक विधि और है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो विलोपन विधि में क्या था, विलोपन विधि में हमें गुणांक देखने थे x और y के, अगर गुणांक बराबर नहीं है तो ऊपर वाले x या y जिसके भी गुणांक हमें सेम करना है, ठीक है ना, जिस पद को हमें गोल करना है, उसे क्या करते थे हम, उसके ऊपर वाले गुणांक को, जैसे y हो गया, y का गुणांक को नीचे वाले समीकरण से, और नीचे वाले y के गुणांक को ऊपर वाले समीकरण से गुणा कराते थे, जिससे हमारे गुणांक इक्वल हो जाते थे और एक पद गायब हो जाता था या कट जाता था, जोड़ने या घटाने पर एक पद कट जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि इसमें प्रतिस्थापन नाम से ही स्पष्ट है कि स्थान परिवर्तित करना। प्रतिस्थापन मतलब स्थान बदलना। स्थान कैसे बदलना, मतलब y के जगह पे x को बिठा देना, या x की जगह पे y को बिठा देना, स्थान ही बदल देना। y के स्थान को हटाकर x का बना देना, या x के स्थान को हटाकर y का बना देना, प्रतिस्थापन कहलाता है। बात समझ आई ना। प्रतिस्थापन विधि मतलब स्थान परिवर्तन विधि, स्थान बदलने की विधि। x की जगह पे y या y की जगह पे x को बिठा दो,
तो ऐसी विधि कहलाती है प्रतिस्थापन विधि। तो इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसे करते हैं हल। तो हम यहां देखें तो यहाँ पे ये इक्वेशन थोड़ा हमें बड़ा सा लग रहा है ना, बड़े बड़े कोफिशिएंट, बड़े बड़े गुणांक इसके 8, 5, 9, इसमें गुणांक जरा इससे छोटे हैं। तो इससे हम x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, स्थान बदलना है चूंकि, अब देखना आगे कैसे बदलना है। तो सबसे इससे सरल वाला इक्वेशन ये है। तो समीकरण 2 से हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से हम यहाँ पे अगर x की वैल्यू निकालें तो बटा 3 चला जाएगा ना, तो बटा 3, क्योंकि इधर गुणे में 3 है, इधर ले जाएंगे तो बटे 3 होगा, तो बटे 3 थोड़ी विषम संख्या है, तो अपन इसको ले लेते हैं। इसको मतलब y की वैल्यू निकाल लेते हैं समीकरण 2 से। तो देखो यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो 2y इक्वल कितना हो जाएगा 4, और ये प्लस का 3x इधर गया तो माइनस का 3x, मतलब y की वैल्यू कितनी निकली 4 माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है, इसको दे, ये होगी y की वैल्यू। अब इस y का मान रख दो किसमें, अब देखो स्थान बदलना है ना, स्थान कैसे बदलना है समझ में आ रही बात। समीकरण 2 को हमने देखा, दोनों में से सरल समीकरण हमने देखा, नीचे वाला दूसरा समीकरण जिसमें से हमने y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, चूंकि y का गुणांक एक सम संख्या है तो हमने देखा कि इससे थोड़ा सरल पड़ेगा, तो बटे 2 के रूप में चला गया, ये y की ये वैल्यू हो गई। अब इस y का वैल्यू वहां रख देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखें समीकरण 1 में, तो यहाँ पे है 8x प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 3x अपॉन 2 इक्वल 9। अब देखो स्थान चेंज हो गया ना, देखो y के जगह पे कौन बैठ गया x। ठीक है, y के जगह पे x बैठ गया ना, 4 माइनस 3x, मतलब y के इक्वल वाली वैल्यू x वाली वैल्यू बैठ गई। तो वही है प्रतिस्थापन, मतलब स्थान बदलना, मतलब y के स्थान को x बना देना या x के स्थान को y बना देना। तुमने यहाँ पे y की वैल्यू निकाली है x के फॉर्म पे, मतलब y के वैल्यू पे कौन बैठ गया x, तो स्थान चेंज हो गया ना। ऐसे ही तो यहाँ पे 8x, अब इसको सॉल्व करो तो प्लस प्लस, अब 5 का गुणा अंदर कराओ, अब यहाँ बाहर प्लस है ना, मतलब अंदर चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, तो 5 चौके 20 प्लस का 20 प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15x बटा 2 इक्वल बराबर 9। अब इसका बटा कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ पे 2 में 1 का भाग जाएगा तो 2 में 1 का भाग जाएगा तो 2 आएगा, है ना। तो 2 का गुणा ऊपर होगा, 2 अट्ठे 16x प्लस 2 में 2 का भाग 1 आया, 1 का गुणा इनसे होगा मतलब 20 से तो 20 माइनस 15x से 1 का गुणा तो माइनस का 15x इक्वल 9। अब 9 के बटे में कुछ नहीं 1, यहाँ पे क्या होगा तिर्यक गुणा, मतलब इसका गुणा इससे इसका गुणा इससे। तो अभी तो इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 16x माइनस 15x, 16x माइनस 15x मतलब धन का 16 माइनस का 15, तो 16 में से 15 गया तो 1x बचा, 1x बचा मतलब x प्लस 20 अपॉन 2 इक्वल 9/1, 9/1। अब क्या करेंगे तिर्यक गुणा करा देंगे, तिर्यक गुणा कराने से x प्लस 20 का गुणा 1 से तो x प्लस 20 ही आएगा, 2 का गुणा 9 से 9 दूना 18, तो x बराबर 18, ये प्लस का 20 इधर गया तो माइनस का 20, मतलब x बराबर माइनस का 2। x की वैल्यू कितनी निकली -2। अब इस x का मान कहाँ रख दो y में, इस x का मान y में रख दो, इसको दे लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो किसका मान निकल जाएगा y का, क्योंकि यहाँ y इक्वल है ना, तो मान तो किसी में रख दें 1 2 3 किसी में रख देंगे तो हमें y का मान निकल जाएगा, लेकिन 3 में रखने पे क्या होगा डायरेक्ट हमें, क्योंकि y के इक्वल है डायरेक्ट y की ही वैल्यू मिलेगी। तो समीकरण 3 में y का x का मान रखने पर, मान रख दें तो y इक्वल 4 माइनस 3 इंटू एक्स का मान कितना है -2
अपॉन 2, मतलब 4, ये माइनस माइनस होगा प्लस, 3 दूना होगा 6/2, पहले जोड़ लेंगे 6 4 10/2, 10/2 मतलब 2 पंचे 10, मतलब y की वैल्यू 5 आ गई है ना। तो इस तरह से हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y की वैल्यू निकालनी है।